गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डी एकेडमी में आपका पुनः स्वागत है। मैं सुभाष सी गर्ग। आज हम क्रेब्स साइकिल टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने ग्लाइकोलाइसिस और ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन पढ़ा था। अब क्रेब्स साइकिल के बारे में देखें तो सबसे पहले अपने दिमाग में ये प्रश्न उठता है कि क्रेब्स साइकिल क्या होता है। तो क्रेब्स साइकिल अगर अपन देखें तो यह शोषण की जो प्रक्रिया होती है उसमें होने वाला एक स्टेप है। इस चक्र में जटिल अणु जो है वह टूट करके आगे छोटे अणु बनाएंगे और इस प्रक्रिया के दौरान ऊर्जा जो है रिलीज होगी। इस क्रेब्स साइकिल को टीसीए चक्र भी कहते हैं, यानी कि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड चक्र। इसके अलावा इसे सिट्रिक एसिड चक्र भी कहते हैं, क्योंकि क्रेब्स साइकिल में बनने वाला फर्स्ट प्रोडक्ट जो है वह सिट्रिक अम्ल होता है। तो इस पे भी कभी कभार सवाल आ जाता है कि नेम के ऊपर सवाल आ जाता है कि टीसीए चक्र में क्या होता है। आपने क्रेब्स साइकिल याद किया है तो वहां पर ये गलत हो जाता है, इसीलिए ये तीनों नाम याद रखने जरूरी है। अब आगे अपन बढ़ते हैं कि क्रेब्स साइकिल जो है वह होता कहाँ है। तो क्रेब्स साइकिल सजीवों के शरीर में कोशिका के अंदर होता है और कोशिका में भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, क्योंकि केवल मात्र ग्लाइकोलाइसिस ऐसी प्रक्रिया है जो कि कोशिका द्रव्य में होती है, जबकि बाकी की जो प्रक्रिया है ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, क्रेब्स साइकिल और ईटीएस, ये तीनों जो है वह माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगी, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होगी। तो आगे अगर अपन देखें तो इसको एक शॉर्ट ऐसे भी अपन याद कर सकते हैं, कैसी टी बनाई, यानी कि कैसी चाय बनाई है आपने, यानी के फॉर क्रेब्स साइकिल, टी फॉर टी, के सी फॉर सिट्रिक एसिड और टी फॉर टी, यानी कैसी टी बनाई, ये शॉर्ट है। इसके द्वारा आप ये तीनों नाम याद रख सकते हैं। इसके बाद में अगर अपन देखें तो क्रेब्स साइकिल के बारे में कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि क्रेब्स साइकिल में प्रयुक्त होने वाले एंजाइम्स कहाँ उपस्थित होते हैं। तो वह कोशिका द्रव्य में उपस्थित होते हैं या माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित होते हैं या कहीं और उपस्थित होते हैं। तो वह माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित होते हैं या माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में उपस्थित होते हैं। अब आगे अगर अपन देखें तो यह स्टार्ट कहां से होता है, तो इसमें अगर अपन देखें तो ऑक्सेलो एसिटिक एसिड और एसिटाइल कोएंजाइम ये दोनों मिल करके सिट्रिक एसिड बनाते हैं। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम आया कहां से है, तो इससे पहले वाले स्टेप में अपन ने ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन में पढ़ा था कि वहां पर पायरुविक एसिड जो है वह एसिटाइल कोएंजाइम ए में टूटता है, यानी कि ये वाला स्टेप जो है वह ग्लाइकोलाइसिस से आया है और यहाँ ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन की प्रक्रिया द्वारा एसिटाइल कोएंजाइम बना, ठीक है ना। और वह एसिटाइल कोएंजाइम ऑक्सेलो एसिटिक एसिड के साथ में मिल करके प्रथम उत्पाद सिट्रिक अम्ल बनाता है। इस पे भी क्वेश्चन आता है कि क्रेब्स साइकिल का प्रथम उत्पाद कौन सा है, तो क्रेब्स साइकिल का फर्स्ट प्रोडक्ट जो है वह है सिट्रिक एसिड, ठीक है। अब इसी सिट्रिक एसिड को टीसीए कहते हैं, ध्यान रखना, क्योंकि कई बुक्स में ये चीज नहीं लिखी हुई है। मैं यहाँ पे आपको जो बताऊंगा वो सारी बायोलॉजी की सारी ऑथेंटिक बुक्स जो है उन सब से समराइज करके यहाँ पे आपको नोट्स के तौर पर आपको मैं समझाऊंगा। इससे बाहर कुछ भी बायोलॉजी की चीज जो है इस टॉपिक से रिलेटेड देखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आगे अपन देखते हैं कि ये सिट्रिक एसिड जो है वो आगे सिस एकोनिटिक अम्ल में टूटता है और सिस एकोनिटिक अम्ल जो है आइसोसिटिक अम्ल में टूटता है। और याद करने वाली चीज ये है कि ये आइसोसिटिक अम्ल जब ऑक्जेलो सक्सिनिक अम्ल में टूटता है तो इस वाले प्रोसेस में NADH2 का निर्माण करता है, यानी कि यहाँ पर ऊर्जा के 3 अणुओं या एटीपी के 3 अणुओं का निर्माण होगा। मैंने पहले बताया है कि एक NAD से 3 एटीपी का निर्माण होता है, तो यहाँ पर 3 एटीपी का निर्माण होगा, ठीक है। अब इसको भी मैं सारी चीजें हर एक स्टेप याद करूंगा। पहले अपन सरसरी तौर से ये पूरा पढ़ लेते हैं, उसके बाद में सारी चीजें इसको याद करने की ट्रिक बताऊंगा और ये NAD और NADH2 और FADH2 और कहाँ बनते हैं ये भी मैंने याद करने की ट्रिक्स
बताऊंगा। ठीक है, तो अब ऑक्सीलोसक्सिनिक अम्ल ये टूट करके अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड बनाता है। ठीक है, जो कि पांचवा स्टेप है। पांचवे स्टेप से ही आपको याद करने में आसानी होगी कि ये पांचवा कार्बन अणु होता है, यानी कि ये ऐसा मॉलिक्यूल है, ऐसा सब्सटेंस है जिसमें कार्बनों की संख्या जो है वह 5 होती है। तो इस पे भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, क्योंकि बाकी जो ये है वह 6C है, यानी 6 कार्बन युक्त है, ये सब 6C युक्त है, जबकि ये जो है केवल मात्र एक ऐसा है जो कि 5 कार्बन युक्त होता है। इसके बाद में क्या होता है कि अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड जो है वापस सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में जब टूटता है तब क्या रिलीज होता है, यहाँ पर NADH2 का निर्माण करता है। तो यहाँ पर पुनः जो है ATP का निर्माण होगा। अब ये सक्सिनाइल कोएंजाइम ए जो है सक्सिनिक अम्ल में टूटता है और यहाँ पे GDP जो है PIC मिलकर के फॉस्फेट आयन से जुड़ करके GTP का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये GTP जो है वह केवल मात्र 1 ATP के बराबर होता है। ठीक है, जबकि NADH2 जो है 3 ATP के बराबर होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर 1 ATP का निर्माण होगा। अब आगे क्या होता है, अगले स्टेप में ये सक्सिनिक अम्ल जो है फ्यूमेरिक अम्ल में टूटता है। अब जो फ्यूमेरिक अम्ल में टूटता है तो नाम से पता चल रहा है कि फ से फ्यूमेरिक अम्ल और फ्यूमेरिक अम्ल के नीचे ही F, फर्स्ट फ फॉर फ्यूमेरिक और फ फॉर F। ठीक है, तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं, FAD जो है FADH2 का निर्माण करता है। ठीक है, अब आगे क्या होता है कि ये फ्यूमेरिक अम्ल जो है आगे मेलिक अम्ल में टूटता है और मेलिक अम्ल जो है आगे पुनः वापस ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में टूटता है और इस दौरान इस स्टेप में NAD जो है NADH2 में निर्माण होती है। ठीक है, तो इस प्रकार ये पूरा चक्र आगे से आगे चलता रहता है। अब इसका अंतिम उत्पाद जो है, इस क्रैब साइकिल का अंतिम उत्पाद जो है वह ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होता है। इस पे भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, यह इससे पहले वाला देखें तो एसिटाइल कोएंजाइम जो है वह केवल 2 कार्बन युक्त है और ये बाकी जो है 4 कार्बन युक्त है। इसमें फर्स्ट का 4 कार्बन युक्त जो पदार्थ होता है वह सक्सिनाइल कोएंजाइम होता है। ठीक है, अब अपन इस पूरे साइकिल को याद कैसे करें, तो इसको याद करने की भी शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता देता हूं। इसको आप ऐसे याद करेंगे, जब अपने मोहल्ले में सीसी रोड बनती है तो काफी लोग, यानी कि सभी लोग बहुत खुश होते हैं कि हमारे मोहल्ले में सीसी रोड बन रही है, हमें सक्सेस मिल गई है। ठीक है ना, अब तो हमें जो है बहुत एनर्जी मिलेगी। ठीक है ना, खेल कूद करेंगे तो हमें एनर्जी मिलेगी। तो इस ट्रिक से अपन याद करेंगे इसको कि जब मोहल्ले में सीसी रोड आती है तो जो एक भाई जो है दूसरे बहन के ऊपर जोर से आवाज लगा के बोलता है कि सीसी रोड आ गई है, यानी कि सीसी रोड आ गई है, CCI O अल्फा, उस बहन का नाम है अल्फा, O अल्फा, CCI O अल्फा। ठीक है, यहां पे क्या हो गया, इसके बाद में देखें तो अब हमें सक्सेस मिलेगी, यानी कि सक्सीड, वी विल सक्सीड, तो सक्सेस मिलेगी, सक्सी फ्यूम मेली ओ, यानी कि सक्सेस की फ्यूम यानी खुशबू मेली जाएगी, यानी भेजी जाएगी, ओ बहना या ओ भाई। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पूरा जो है साइकिल याद हो जाता है। वापस अपन देखें तो CCI O अल्फा, सक्सी फ्यूम मेली ओ, इस प्रकार से ये टोटल जो स्टेप्स जो है अपने को याद हो जाते हैं। अब यहाँ पे NAD वगैरह कहाँ बनते हैं वो भी अपन याद कर सकते हैं, जैसे आइसोसिटिक अम्ल और ऑक्सैलोसक्सिनिक अम्ल के बीच में NAD से NADH2 का निर्माण होता है। जिसको ऐसे याद रखे, आओ यहाँ पर बहुत सारा जो है एनर्जी मिल रही है। ठीक है, इसको ऐसे याद कर ले। इसको अपन ऐसे याद कर सकते हैं कि अल्फा जो है, अल्फा के सामने बहुत सारी एनर्जी पड़ी है, यानी कि NAD जो है वह पड़ी है। इसके बाद में अगर अपन इसको देखें तो ये सक्सिनाइल और सक्सीन, यानी इसमें कहीं कहीं सक्से ज आ रहा है, तो इसलिए इसको ज फॉर GDP। ठीक है ना, GDP के टूटने से GDP बनता है, तो इसको ऐसे याद करें। इसके बाद में ये फॉर फ्यूमेरिक एसिड, तो मैंने आपको याद करवा दिया था,
फॉस्फोफिमिलिक एसिड और उसमें फॉर्म में एफ भी आ रहा है, तो यहाँ पर ये FAD का निर्माण हो रहा है। तो और आगे इसमें माल ही माल है, यानी कि NAD जो है यहाँ पे इनके सामने एनर्जी के रूप में माल के रूप में ये पड़ा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक के द्वारा याद कर सकते हैं। अब क्वेश्चन बनता है कि जब क्रेब्स चक्र का प्रोसेस कंप्लीट होता है तो कंप्लीट ATP कितने बनते हैं या एनर्जी कैलकुलेशन अपन कैसे करें। तो वह एनर्जी कैलकुलेशन ऐसे करेंगे कि टोटल इसमें NADH2 के 3 अणु जो है वो बने हैं। एक NAD यहाँ पे बना है, दूसरा यहाँ बना है, तीसरा यहाँ बना है, तो 3 NADH2 हो गए। तो 3 NAD एक NADH2 इज इक्वल टू होता है 3 ATP। तो 3 NADH2 इज इक्वल टू कितना होगा? गुड, 9 ATP होगा। अब है FADH2। FADH2 कहाँ बना था? यहाँ। ठीक है, अब ये FADH2 से कितने ATP के बराबर होगा? ये एक FADH2 ध्यान रखना जो है वह 2 ATP के बराबर होता है। तो एक FADH2 बन रहा है यानी 2 ATP का निर्माण हुआ। ठीक है, उसके बाद में एक GTP का निर्माण यहाँ हुआ है, यानी एक GTP जो है एक ATP के बराबर है। इन सबको अगर अपन जोड़े तो 12 ATP ये होते हैं। अब 12 ATP ही बनेगी क्या? ऐसा नहीं होता है। 12 ATP नहीं बनेंगे क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस के बाद में जो पाइरुविक अम्ल बनता है उसके 2 अणु बनते हैं, ध्यान रखना। तो एक पाइरुविक अम्ल के द्वारा अपने को 12 ATP मिलते हैं। तो 2 पाइरुविक अम्ल के अणु होने पर कितने ATP मिलेंगे? गुड, 12 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 22, यानी कि 24 ATP अपने को प्राप्त होंगे। तो क्रेब्स चक्र में कुल 24 ATP का निर्माण होता है। ठीक है, इस प्रकार से ये पूरा चक्र जो है अपन ने बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से समझा। आगे भी मेरे सारे वीडियो में पूरी बायोलॉजी जो है पूरी शॉर्ट ट्रिक के साथ में समझाऊंगा, बहुत ही सरल तरीके से साथ में समझाऊंगा। आपको अगर किसी प्रकार की और शॉर्ट ट्रिक चाहिए या और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर के जो है मुझे बता सकते हैं, और मेरे व्हाट्सएप के नंबर के ऊपर भी आप जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं आपको व्हाट्सएप नंबर आपको आगे वाले वीडियो में बता दूंगा। तो अगले वाले वीडियो में अपन जो है ETS के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नए वीडियो आने पर आपको उसकी इंफॉर्मेशन मिल सके। बस इतना ही उद्देश्य है।